नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेयर में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रहेगी। तो जिसमें हमने इससे पहले वाले सभी जो क्वेश्चन हैं वो हम देख चुके हैं और वो जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, यानी कि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण हमने उसमें जो है इतने क्वेश्चन किए थे। उससे आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहला अपने क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 22 हो तो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, इसको आपको कॉपी में सॉल्व करके देखना है। बाकी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा 102 में करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 40। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपने पास से ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको अपने हिसाब से सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही वाला कथन यहाँ पे बताना है आपको। तो सही वाला कथन इन तीनों में से ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, यानी कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या के संख्या हो सकता है, ये वाला इसमें क्या है, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी की जाए तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे और बाकी इसका जो आंसर क्या आएगा वो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है क्या, आधा, दुगना, बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, यानी कि बराबर वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अपना है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी हो तो बेलन की त्रिज्या होगी क्या, 10, 11, 14 या फिर 8। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, अपना 14। ठीक है, 107 नंबर का अपना क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्रों में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान यहाँ पे आपको बताना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसका क्या आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा 30 डिग्री इसमें जो है राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है क्या, लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ या फिर फिनोलेप्थिन। तो 108 में करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से एक सरल उत्तक है। ठीक है, सरल उत्तक आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 109 में वो हो जाएगा अपना इसके लेरेन काइमा। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्या होता है, स्थायी सरल स्थायी उत्तक होता है, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और पौधों का जो कठोर एवं मजबूत बनाने का कार्य भी यही करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जाइलम क्या होता है, तो जाइलम जो है ये एक जटिल स्थायी उत्तक है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जाइलम जल एवं खनिज को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, खनिज लवणों को जो है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। और फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एक जटिल और स्थायी उत्तक होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, 110 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है तो उसका नियत होगा क्या, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या फिर विस्थापन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नीली आंकुंचन प्रेरित होता है, तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो 111 में हो जाएगा अपना आलिंद नीली कुंडी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में हुई थी, तो बताइए किसके संदर्भ में जो है बलवंत राय कमेटी का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा अपना पंचायती प्रणाली अध्ययन करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, और इसको जो ध्यान रखिएगा बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में की गई थी पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था, और 3 स्तर कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा ग्राम स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। इस प्रकार की जो बात कही गई थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो त्रिस्तरीय फॉर्मूला देने वाली कौन थी, ये समिति थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा से अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, आपने पढ़ा भी होगा अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। ठीक है, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए लगभग जो है 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, खेजड़ी गांव में जो है
इनके द्वारा जो है पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया गया था और इनकी याद में जो है इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 113 में क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, खेजड़ली राजस्थान के खेजड़ली जो गाँव है वहाँ पे पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश करते हो। 1730 ईस्वी में जो लगभग 363 लोगों ने यहाँ पे अपनी जान की आहुति दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन से जो कथन है यहाँ पे सही है, सही विकल्प को आपको बताना है। सबसे पहले कि ये अकबरनामा का दूसरा भाग या फिर वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला दिया गया है यहाँ पे, ये अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करती है, ये लोगों को परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीकरण करती है, ठीक है, देती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें अपना, तो इसमें हो जाएगा अपना कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें केवल सी सही है, ठीक है। तो इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना है और इसमें जो है केवल सी है, यानी कि ये लोग जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें सही कथन पूछे गए, तो इसमें सही कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये लोगों को जो है परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है। और उसके बाद में ऑप्शन डी, ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीकरण का विवरण भी देती है। ये दोनों बातें क्या इसमें सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये करने वाले कौन थे, तो ये थे अपने कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। और राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज थॉमस के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था, राजपूताना शब्द का जो है सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रयोग में लिया गया था। और राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल का उदाहरण है, ठीक है, क्या मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा इसमें, अलसी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसमें राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में डेश और डेश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो बताइए किस किस के माध्यम से जो है लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। चारों ऑप्शन को आपको देख करके राइट आंसर आपको बताना है इसमें। तो 117 में कौन सा हो जाएगा अपना, हो जाएगा रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, डेश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, बताइए डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अप्रेजिया या फिर डिसलेक्सिया। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की जब भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है तो उसे मनोविज्ञान में जो कहते हैं क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा। ये किससे संबंधित होता है, तो ध्यान रखिएगा लेखन संबंधित कठिनाई से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया की हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये गणना करने से संबंधित होता है। अप्रेजिया जो होता है ये जो है बोलने में असमर्थता को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है। डिसलेक्सिया की हम बात करें तो डिसलेक्सिया जो होता है ये किसने होता है, पठन संबंध से होता है, ठीक है, पठन से इसका संबंध होता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 132 नंबर का अपना क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है, बताइए तो किस रूप में ये सहायक होती है। तो सीधा से इसमें ध्यान रखिएगा वैविध्यपूर्ण, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है, यानी कि ऑडियो विजुअल, पत्र पत्रिका, चार्ट, मानचित्र इत्यादि जो होती है इन्हें क्या कहते हैं, वैविध्यपूर्ण सामग्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है, सही वाला कथन यहाँ पे आपको बताना है। तो सही वाला कथन कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कि भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो विधि होती है ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए लागू होती है, तो इसमें जो है व्याकरण की शिक्षा इनको देना संभव नहीं होता है, ठीक है। व्याकरण की शिक्षा के लिए ये उपयुक्त विधि नहीं होती है, इसमें जो है छोटे बच्चों से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा किंडरगार्टन के संदर्भ में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं, फ्रोबेल माने जाते हैं, जिन्होंने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया था, वो किसने किया था, फ्रोबेल ने किया था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों का बगीचा या फिर बालवाड़ी भी आप इसको बोल सकते हो। इस विधि का उद्देश्य यह है कि मनोरंजन खेलों के माध्यम से जो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है, ठीक है। इस प्रकार की बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इंग्लिश का, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू, ठीक है। तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग जो है इसमें राइट हो जाएगा। 105 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू, ठीक है। तो 105 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 122 में सी वाला बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड्स डेट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज्ड फॉर, ठीक है। तो 123 में ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव वोकैबुलरी, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में 124 की CCE इज, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक ऑप्शन दिया गया है क्राइड आउट इन क्लासरूम, ठीक है। तो 124 में भी राइट आंसर क्या होगा अपना, हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि इनफॉर्मली जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको देख लेना इंग्लिश के क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो एक जो इसमें गणित से संबंधित नहीं है वो अपने को बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कहा गया है कि गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र जो है सीमित होता है, तो ये बात इसमें क्या है, गलत है। बाकी कथनों को आपको देखना है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में गणित एक सार्वभौमिक विषय होता है, बिल्कुल सही है। संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, ये भी सही है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। गणित में जो है अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है, बिल्कुल, है ना। और ये जो है क्या है, सार्वभौमिक विषय होता है। गणित में जो है सामान्य अनुमान का जो क्षेत्र असीमित होता है, ठीक है। यहाँ पे सीमित दिया गया है, तो इस प्रकार से जो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। सारणी बनाने का जो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक प्रकार का कौशल होता है, ठीक है। कौशल इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में 127 नंबर का अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, क्या जर्मन, लैटिन या फिर अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, शब्द जो करिकुलम है, ठीक है, उसको जो है लैटिन भाषा के क्यू रेरे शब्द से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, क्यू रेरे शब्द से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ ध्यान रखिएगा, दौड़ना होता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ एक निश्चित लक्ष्य या गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति किस हुई है, लैटिन भाषा शब्द से हुई है। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है, क्या नेपियर हड्डी, ज्यामितीय बॉक्स, लघु गणितीय सारणी या फिर ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। यानी कि नेपियर की हड्डी, ये जो पट्टिया संख्याओं के साथ 9 अलग अलग भागों में विभाजित होती है, जो संख्याओं को गुणा करने में मदद करती है, ठीक है। ये क्या होती है, नेपियर हड्डी होती है। लघु गणितीय सारणी, यानी कि किसी संख्या के लघु गणक का अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम लघु गणक सारणी का प्रयोग करते हैं। और ज्यामितीय बॉक्स की हम बात करें, तो ज्यामितीय बॉक्स क्या होता है, ये एक ज्यामितीय बॉक्स यानी कि बुनियादी ज्यामितीय आरेखों और रेखांकन के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों का एक समूह होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। 129 क्वेश्चन अपना कि छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी देश को सुनिश्चित करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा, क्या विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता या फिर पर्यावरणीय वैधता। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा अपना, संज्ञानात्मक वैधता जो है राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन है कि विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पाठ्य में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती है। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक है। क्या सही नहीं पूछा गया है, तो एक आपको गलत बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया है कि ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करती है, तो ये तो क्या इसमें सही हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है, तो ये बात क्या इसमें गलत है, क्योंकि इसके द्वारा जो है कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं, बिल्कुल। ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा के एक छात्र ने कहा कि बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्म जीव है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए उपयुक्त होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है शिक्षक तालाब के पानी का नमूना लेते हुए और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का प्रयोग करके जो है छात्रों को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है, ठीक है। क्या विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यक्तिपरकता। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है एक अच्छे उद्देश्यनिष्ठ अच्छे परीक्षण में जो मापदंड आवश्यक होते हैं उनमें जो है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता, निदानात्मकता, सुविधाजनक, उपयोगिता व व्यावहारिकता, ये जो कि सभी हैं इसमें शामिल होने चाहिए, बाकी ये जो इसमें नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कई कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों में के क्रम में लगाए, ठीक है। तो ये इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बाकी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि कक्षाई प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपको विचार करना है कि कौन कौन से कथन क्या पे पूछे गए, कि कौन कौन से कथन जो है सही है, ठीक है। तो 134 में ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, ए और सी, ठीक है।
यानी कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है ये जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा या हद तक समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन है कि ये विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती है। तो यानी कि इसमें जो है ऑप्शन ए और सी इसमें क्या है, सही है। अगला है कि निम्न कथनों को ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले दिया गया है कि छात्र सामाजिक संघर्षों टकराव से परिचित होते हैं, ये उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है। ठीक है, तो सही बात है ये। उसके बाद में एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपने भेय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से सही है, तो ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों सही है और जो यहाँ पे बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है कि डेज प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप में जुड़े होते हैं, क्या अध्ययन से, अधिगम से, मूल्यांकन में या फिर निरीक्षण में। तो ध्यान रखिएगा किससे, अधिगम से जुड़े होते हैं। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है। एक अच्छा अध्यापक कौन सा होता है, क्या अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थियों को सदैव जो सीखने के लिए अध्यापक प्रेरित करता है, ये इसमें क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर का है कि कक्षा का अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक समायोजन। ठीक है, उसके बाद में 139 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, क्या बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या फिर शिक्षा दर्शन। तो ध्यान रखिएगा बाल मनोविज्ञान की शाखा होती है। ठीक है, जिसमें जो है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो है मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, शिक्षा दर्शन जो इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी जो है शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, तो कथन पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर वो सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो पुरस्कार तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए, तो ये भी गलत है। उस पर एक भाषण देकर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 141 नंबर का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों निर्मितवाद के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है और आपको इन कथनों को पढ़ करके राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले कि अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद में अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी सूचनाओं को रटने और प्रत्यास्मरण परीक्षण पर जोर देता है, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें राइट हो जाएगा। निर्मितवाद एक ऐसा विचार होता है जिसमें अधिगमकर्ता स्वयं द्वारा शब्दों के निर्माण की भूमिका पर क्या देता है, जोर देता है, ताकि अधिगमकर्ता का मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास हो सके। तो बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा जो है सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, क्या स्थिर, सामान्य, स्थायी या फिर अनूठा। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या होगा उसमें, सामान्य। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा जो है किस पर आधार, इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है। ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यहाँ पे वो बताना है। ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, ये व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जा सकती है, ये स्थायी अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, ये जो डी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्थायी और अपरिवर्तनशील जो है विशेषता होती है, तो ये क्या है इसमें गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही कथन नहीं है वो पूछा गया है, तो बी है जो क्या है इसमें असत्य हो जाएगा। बाकी इसमें ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। ये जो है सामंजस्य या फिर अनुकलन स्थापित करने में सहायक होती है, सही बात है। ये व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जा सकती है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि एक क्या होता है, साधन है जो व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को दर्शाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित या फिर अनुकूलित कर पाता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के द्वारा जो किए गए कार्यों को सही तरीके से आकलन करके उसके कार्यों की सफलता या फिर असफलता को हम जान सकते हैं। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार को अपनाती है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, लालन और पालन। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, डैश एवं डैश। तो बताइए कौन कौन से शिक्षा के 3 प्रमुख आधार में पूछा गया है, तो कौन कौन से होते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जो है 3 क्या है, मुख्य आधार माने जाते हैं शिक्षा के, ठीक है। पहला शिक्षक और फिर छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं कर सकता। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, क्या इंटरनेट, एक्सट्रानेट या फिर डार्कनेट। तो 146 में अपना राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है वो सीपीयू को, ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करने का जो कार्य किया जाता है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। इसी कारण सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति कंप्यूटर से अक्षर कहलाता है वह यदि वह सक्षम हो केवल। तो बताइए कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, सहायक अनुदेशन ही होगा। बाकी जो है रेखीय होता है, शाकीय और मैथमेटिक्स, ये तीनों क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो माउस का आविष्कार जो किया गया था वो डगलस कार्ल एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। माउस का आविष्कार डगलस के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1970 में यह अधिकार प्राप्त किया था इसका आविष्कार का, ठीक है, 1970 के आसपास। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है, और डब्ल्यू का यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं। तो जाने का टिम बर्नर्स-ली माने जाते हैं। क्रिस्टोफर लैंथम सोलिज ने जो है पहले व्यावहारिक टाइपराइटर और कुंजी पटल का यानी कि जिसे कीबोर्ड बोला जाता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था ये लैंथम के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का किया था, और ये इसका जो केस ने किया था डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो आज जो है हमने इसमें टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।